पूरे शरीर में रस्सियां बंधी थी, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के जूते तक को ताले में बंद कर दिया गया था। अचानक उसने जोर से चिल्लाया, लकड़ी की बैलगाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला और जैसे ही खड़ा हुआ तभी घोड़े पर सवार जनरल भाले के साथ आया और सीधे उस पर वार कर दिया। सैनिकों ने हुक फेंके उसके मोटे पिछवाड़े में फंसाकर खींचना शुरू कर दिया। वो टिक नहीं पाया, धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया उसे फिर से रस्सियों से बांधकर एक गाड़ी पर चढ़ाया गया और धीरे धीरे उसे ले जाया गया छोटे लोगों के शहर की ओर। यहाँ तक कि ज्ञानवती राजकुमारी ने भी ऐसा विशाल इंसान कभी नहीं देखा था। अगले दिन उसे खेतों में जोतने के लिए ले जाया गया। गाड़ी में जुता गया, हल खींचने लगा। तभी महल पर हमला हो गया। दुश्मन देश के जासूसों ने हमला कर दिया था। जनरल ने तुरंत दिशा बदली और आदेश दिया, पालझों को राजा को बचाना है। अब जनरल ने कहा, लेट जा। खुद कूद गया और बोला, राजकुमारी को मैं बचाऊंगा, कोई बीच में मत आना है। तो उसने पॉल की रस्सियां खोल दी और मदद की भीख मांगी। खतरे की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा। 2 जासूसों को एक हाथ में उठाया और सीधा फेंक दिया मछली के तालाब में। राजकुमारी बच गई। जनरल जब तक पहुंचा युद्ध खत्म हो चुका था। राजकुमारी ने दिल से धन्यवाद कहा, मगर राजा अभी भी जलते महल में फंसा था। पॉल भागा, सोचा हाथ से उठाकर राजा को बाहर निकाल लेगा, पर जलती आग से हाथ जल गया। अब क्या करें? उसने अपनी विशाल अंडरवियर उतारी और फिर पीली पानी की एक जोरदार धार निकली। देखते ही देखते सारी आग बुझ गई। गंध अच्छी नहीं थी लेकिन असरदार थी। तभी आया जनरल, बहुत गुस्से में। पॉल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, बचा हुआ सब कुछ जनरल पर ही चला गया। राजा नीचे आया। माहौल अजीब था, हर तरफ गंध और चिपचिपा सामान। लेकिन राजा नाराज नहीं हुआ, उल्टा उसे मसीहा बना दिया। उस रात भोज का आयोजन किया गया, लेकिन पॉल ने पूरे फल की थाली उठाई और सीधा मुंह में उड़ेल दी। ये तो दांत में भी नहीं अटकी। फिर भी उसकी बकवास जारी रही। बोला, मैं अल्ट्रामैन हूँ, छोटे छोटे राक्षसों को ठीक करता हूँ। छोटे लोग उसकी बातें सुनकर कायल हो गए। अगले दिन राजा ने समंदर किनारे एक आलीशान बंगला बनवा दिया। अब पॉल छोटे देश का हीरो बन गया। कॉफी बनाने वाले, मोती चुनने वाले, यहाँ तक कि फिल्में देखने वाले हजारों लोग उसके साथ। धीरे धीरे राजा ने उसे हीरो मेडल भी दे दिया। अब जनरल को जलन होने लगी। उसने देशद्रोह कर दिया, रक्षा प्रणाली बंद कर दी, दुश्मन ने हमला कर दिया। महल पर बमबारी शुरू। सैन्य जहाज किनारे पर आ गए। तुरंत सभी ने पॉल को बुलाया। वो राजमहल गया, पर जनरल ने फिर मजाक उड़ाया, ये तो कुछ नहीं कर सकता। पॉल ने अपने बड़े लाल टी शर्ट और 48 नंबर के जूते उतारे और समंदर की ओर चल पड़ा। दुश्मन के सामने पहुंचकर उसने हमला नहीं किया, बल्कि शांति से समझाने लगा। दुश्मन बोला, क्या बच्चों का खेल समझ रखा है? बम फेंकना शुरू कर दिया। बम उसके शरीर से टकराए, बस एक निशान रह गया, कोई चोट नहीं। उसने अपना पेट ताना। बम उल्टे लौटकर दुश्मन पर ही गिर पड़े। दुश्मन के होश उड़ गए। सबने जहाज छोड़कर समंदर में छलांग लगा दी। पॉल ने हाथ डाले, सभी जहाजों की रस्सियां पकड़ ली। एक पल में 100 जहाज बेकार हो गए। पॉल बना सुपर हीरो। हर गली, हर दुकान सिर्फ पॉल ब्रांड। यहाँ तक कि हेयर कट के लिए भी 3 टोनी। अब जनरल जल भुन गया। दुश्मन देश चला गया और बोला, मुझे पॉल से बदला लेना है। इधर पॉल को खबर भी नहीं थी। तभी अचानक रेड अलर्ट बजा। लोग भागने लगे। एक बड़ा लाल अंडा आया, उसमें बैठा जनरल था। अब वो पॉल को चैलेंज कर रहा था। पॉल उसे देख हंस पड़ा, पर अगले ही पल वो अंडा बन गया। एक विशाल रोबोट, पॉल से भी बड़ा। पॉल ने हमला किया, पर रोबोट टस से मस नहीं हुआ। रोबोट ने घूंसा मारा, फिर उसे पकड़कर हवा में झुलाने लगा। पॉल डर से कांप गया। हार माननी पड़ी। लोग निराश हो गए। पॉल को एक लकड़ी की नाव में बांधकर निकाल दिया गया। समझा कहानी खत्म, पर किनारे पर एक कप रखकर उसे ढक दिया गया। जब होश आया, वो एक प्रिंसेस ड्रेस में था। तभी धरती कांपने लगी। एक विशाल लड़की ने दरवाजा खोला। वो पहुंच गया था जायंट लैंड में। डर के मारे चिल्लाया, पर एक दूध की बोतल से मुंह बंद कर दिया गया। डकार, थपकी और डायपर तक पहनाया गया। पॉल को लगा, अब तो यही जिंदगी बीतेगी। तभी छोटा देश का कार्ल आ पहुंचा। बोला, तेरी गर्लफ्रेंड आई है, जनरल उसे मारने वाला है। पॉल उठा, चुपके से पैराशूट लिया और फिर से लौट आया। जनरल से आखिरी मुकाबला तय हुआ। अब की बार गर्लफ्रेंड सामने थी। पॉल निडर हो गया, पर जनरल के रोबोट में अपग्रेड हो चुका था। पॉल को करंट लगते ही वह चित्त हो गया। फिर भी उठकर लड़ा, लेकिन फिर गिर गया। तभी कार्ल चुपके से रोबोट के अंदर घुसा, केबल काट दी। पॉल ने मौका देखा, एक नजर बट्टू किक मारी और फिर मूर्ति से पीट पीट कर रोबोट को कबाड़ बना दिया। जैसे ही जहाज में पानी भरने लगा, मैंने बिना सोचे अपने कपड़े उतारकर छेद को बंद किया। पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा भी तैर रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड, जिसने मुझे डुबोने की ठान ली थी, चुपचाप रस्सी उठाई और मुझे अकेला छोड़कर भागने की तैयारी करने लगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने उसे देखा और रोका, लेकिन वो जानवर उसे समुद्र में धक्का दे देता है ताकि शार्क को उसका शिकार बना सके। मैंने देर नहीं की, मौत की आंखों में आंखें डालकर कूद पड़ी उसे बचाने। और जब शार्क हमारे पास आई, मैंने चाल चली, उसे मरे हुए जैसा दिखाया। शार्क मुड़ी और दौड़ पड़ी उस गद्दार की तरफ, जो अब तक यार्ड तक पहुंच चुका था, लेकिन ऊपर चढ़ते ही फिसला और सीधे शार्क के मुंह में समा गया। हम कुछ नहीं कर पाए, बस देखते रहे। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, बस इंतजार कि शार्क चली जाए। रात भर हम फ्लोट पर जिंदा रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन शार्क वो वहीं थी इंतजार में। सिग्नल गन चलाई, लेकिन गोली बेकार गई। दूसरी गोली में रोशनी तो हुई, लेकिन कोई देख ही नहीं पाया। मैं टूट चुकी थी। ठंड, भूख और डर ने मुझे जकड़ लिया था। और तभी शार्क ने हमला किया। फ्लोट चकनाचूर, लेकिन मैं बच गई और किसी तरह चट्टान पर चढ़ गई। अब या तो शार्क मरेगी या मैंने ड्रम उठाया, रस्सी डुबोई और खुद को चाकू से काटा ताकि खून से शार्क को बुला सकूं। जैसे ही वो आया, मैंने पेट्रोल ड्रम उसके मुंह में फेंका और सिग्नल गन से चला दी आखिरी गोली। वो गया और मैं बच गई थी। हर बार जब वह एक सेब उठाती, उसे $1 अरब मिलते। यह दृश्य देखकर
छोटी मीना भी जल्दबाजी में आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सेब उठाने के लिए झुकने की कोशिश की, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे पानी में धकेल दिया। शुरुआत में उसके साथी समझ बैठे कि मीना अपनी सांस रोकने की कला दिखा रही है, पर जैसे जैसे पानी में ऑक्सीजन खत्म होने लगी, क्योंकि पानी अब इतनी गर्म हो चुका था कि उसे जला रहा था, एक कातिल ने बड़ी चालाकी से बम कार में फिट कर दिया और बिना कोई सबूत छोड़े वहां से चला गया। बम लगते ही उसका टाइमर शुरू हो गया, मगर कार चलाने वाले को इस बात की कोई भनक नहीं थी। वो आराम से म्यूजिक सुनते हुए कार चला रहा था। तभी अचानक एक मधुमक्खी कार के अंदर आ गई। आदमी ने उसे भगाने की लाख कोशिश की, लेकिन मधुमक्खी नहीं मानी। गुस्से में आकर उसने कार एक तरफ रोकी और मधुमक्खी को मारने के लिए बाहर निकल गया, लेकिन उसे ये नहीं दिखा कि कार के पीछे मौत उसका इंतजार कर रही थी। मधुमक्खी जा बैठी कार के फ्यूल टैंक पर और आदमी ने जूता निकालकर उसे मारना चाहा। दूर बैठा हत्यारा समझ रहा था कि उसका काम पूरा हो गया, लेकिन नहीं। अगली सुबह वही आदमी फिर से कार लेकर निकल पड़ा। इस बार हत्यारे ने गोली चला दी। गोली सीधे जाकर पेट्रोल पंप को फाड़ गई। पेट्रोल बहने लगा और उस आदमी ने लाइटर उठाकर ऐसे फेंका जैसे वो कोई खिलौना हो और आग लग गई, मगर फिर भी वो किसी तरह बच निकला। अब हत्यारा पागल हो चुका था। अगली बार वो खुद नहीं आया, एक प्रोफेशनल किलर को भेजा गया जो जहर लेकर चुपचाप उसके पीछे पहुंच गया, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसके साथ थी। टायरों की ढेर में छिपा किलर खुद अपने ट्रैप में फंस गया। टायर फट गए, मिशन फिर फेल। अब बॉस खुद आया मैदान में। मार्क जैसे ही अपने परिवार के साथ घर लौटा, तभी दरवाजे के पीछे एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में थी बंदूक, लेकिन उसने जो जगह चुनी थी वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। दो लड़कियां अभी अभी कुछ वहशी दरिंदों द्वारा अगवा की गई थी, लेकिन तभी एक पुलिस वाला मौके पर आ पहुंचा। लड़कियों को लगा कि अब उनकी जान बच गई है। वे झटपट उसके पीछे छिप गईं, मगर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पुलिस वाला भी उन्हीं दरिंदों में से एक निकलेगा। उसकी आंखों में भी वही हवस झलक रही थी। वो उसे देखते ही वह लिसा की खूबसूरती पर लट्टू हो गया। लिसा ने खतरे को भांप लिया और गिड़गिड़ाकर मिन्नतें करने लगी, मगर सब बेकार गया। वो पुलिस वाला उसे पकड़कर सीधे कंटेनर में घसीट लाया। 5 मिनट बाद वो दरिंदा पुलिस वाला अपनी पैंट ठीक करता हुआ मुस्कुराता निकल आया। बाहर जब सब शांत हुआ तो उसकी दोस्त लीना कंटेनर के पास दौड़कर गई। वो लिसा को ढाढ़स बंधा रही थी, लेकिन अब अगली बारी उसकी थी, मगर उसने हिम्मत दिखाई और उसके मुंह पर थूक दिया। इस हरकत से वो दरिंदा गुस्से से पागल हो गया। उसने जलती सिगरेट लीना के पेट पर दाग दी। लीना की चीखें चारों ओर गूंजने लगी और लिसा बस बेबस होकर अपने कान बंद कर बैठी रही। अब आया सबसे घिनौना दरिंदा, सूअर जैसा दिखने वाला पिग हेड। वो न सिर्फ हिंसक था, बल्कि उसके तौर तरीके भी बेहद वीभत्स थे। उसे देखकर बहनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सीधा लिसा की ओर बढ़ा। लिसा बुरी तरह टूट गई, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो उसे खींचते हुए कंटेनर की ओर ले गया और सूअर जैसी आवाज में उसकी खुशबू सूंघता रहा। लीना ने दरिंदों से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, मगर वो कहाँ सुनने वाले थे। कंटेनर का दरवाजा खुला तो लीना अंदर भागी। लिसा जमीन पर बैठी रो रही थी। कुछ ही घंटों में 2 हैवानों ने उसे तोड़ दिया था। लीना ने उसे गले लगाया और कहा कि वो एक मौका मिलते ही इन सब से बदला लेंगी। कुछ दिनों बाद वो दरिंदे 2 और लड़कियों को पकड़ने निकल पड़े और पीछे बस कर्ली बालों वाला एक ही आदमी रह गया। लीना और लिसा ने इसका फायदा उठाने की सोची। उन्होंने उसे बहकाना शुरू किया। वो चौंक गया। जिन्हें वो इतना घृणा करता था, वो अब उसे खुद लुभा रही थी। लीना ने डांस शुरू किया और कर्ली का हवस 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही वो लपकने को हुआ, लीना ने उसके गले पर दांतों से वार किया, सीधा धमनी पर। लिसा डर गई, मगर भागना जरूरी था। 2 नौसोई ने जंजीरें तोड़ी और वहां से पुलिस की गाड़ी लेकर भाग निकली। अब वह बहनें रुकने वाली नहीं थीं। सीधे गईं एक हार्डवेयर की दुकान में, वहां से हथियार उठाए और कसम खाई कि अब कोई नहीं बचेगा। पहला निशाना था उनका सरगना। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही उसकी तरफ स्टील बॉल्स फेंकी गईं। उसका चेहरा खून से सन्न गया। होश आया तो वो बंधा हुआ था। उसने पैसे देने की पेशकश की, मगर बहनों ने उसे धोखे से फंसा लिया। पैसे और पिस्तौल तो मिली, मगर उसका अंत तय था। उसने सबका नाम उगल दिया, यहाँ तक कि पिग हेड का ठिकाना भी। पर लिसा और लीना ने उसे भी बख्शा नहीं, सीधे उसे गोली मार दी। अब वे पहुंची एक चर्च में, जहां एक टैटू के जरिए उन्हें पता चला कि पादरी ही असल में वही पिग हेड था। लीना ने उसे बहकाया और जब वो लिसा को दबोचने बढ़ा तो पीछे से लिसा ने उसे बेसबॉल बैट से मार गिराया। फिर उसे कार से बांधा और दूर ले जाकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। अब बारी थी उस औरत की जिसने उन्हें पहले बेच दिया था। इस बार बहनें उसके सामने उसके बेटे को मारने लगी। एक डंडा मारा, लड़का गिर पड़ा। औरत चीखने लगी, मगर वो जितना चिल्लाती बहनें उतना ही उत्साहित होती। डंडे पर डंडा बरसाया जब तक लड़का लहूलुहान नहीं हो गया। फिर उन्होंने औरत को भी मार डाला। पहले उसके बेटे के हाथ में पिस्तौल थमाई, फिर सब कुछ ऐसे सीन में बदला जैसे कोई गैंगवार हुआ हो और अंत में लिसा ने उसका सिर
इलेक्ट्रिक आरी से काट दिया। अब आखिरी निशाना था वही गंदा पुलिस वाला। वो फिर 2 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। तभी लीना ने उसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया। जागा तो खुद को कुर्सी से बंधा पाया, गिड़गिड़ाने लगा, मगर उन्हें कोई दया नहीं आई। उन्होंने पिस्तौल में एक गोली डाली, उस पर तान दी और ट्रिगर दबाया। खुशकिस्मती से 5 बार में गोली नहीं चली, मगर जैसे ही उसने कहा कि अब वो अच्छा इंसान बन जाएगा, लिसा ने उसे वहीं ढेर कर दिया। अपना बदला पूरा कर दोनों बहनें लूटी गई काली कमाई लेकर उस शहर से निकल गईं। कहानी खत्म। उसके दोस्त उसका मजाक ना उड़ाए, उसने सिर पर एक पुश्तैनी नुस्खा लगा लिया, लेकिन नुस्खा बहुत पतला था, तो उसने अपनी तरफ से उसमें तिल का पेस्ट भी मिला दिया। उसे क्या पता था यही गलती उसका सिरदर्द बन जाएगी। हालांकि बालों की जड़ें उगने लगी, लेकिन साथ ही अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। जब उसका भाई पापा को बुलाने गया, तभी लड़के ने देखा उसके बाल तेजी से बढ़ने लगे हैं। शुरुआत में उसे कुछ अजीब नहीं लगा, बल्कि उसने सोचा ये नुस्खा तो कमाल है। पापा भी बेटे को बालों में देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब अगली सुबह स्कूल पहुंचा तो उसके बाल इतने लंबे थे कि लड़की जैसे लगने लगा। सहपाठी तो यही समझे कि उसने विग पहन रखी है, और लड़का बहुत खुश था। मगर कक्षा में बैठते ही उसने देखा बाल अब भी बढ़ रहे हैं, और वो भी आंखों के सामने। सब ठीक था, कोई घायल नहीं हुआ, पर अब लड़के को शक होने लगा। वो दौड़कर घर पहुंचा और पापा को सब बताया, लेकिन पापा ने तो इसे गंजेपन का इलाज समझ लिया। बोले बिल्कुल असरदार है। उन्हें क्या पता था ये अब लड़के की जिंदगी को निगल रहा है। रात को सोने से पहले उसे बालों को बांधकर सोना पड़ता था, कहीं सांस न रुक जाए। बाहर निकलो तो बाल पेड़ों की डालियों में उलझ जाते। लड़का जान गया अब और नहीं, कुछ करना ही होगा। बहुत मुश्किलों के बाद उसने इस बाल वाला मुसीबत से छुटकारा पाया और वापस लौट आया एक सामान्य जिंदगी में। यह कैदी हर दिन सिर्फ एक ही काम करता था। हर दिन वो चुपचाप जेलर के पास जाता और उसकी कमर पर लटकती चाबी को ध्यान से देखता। फिर लौटकर अपने सेल में कागज पर उसी चाबी का एक एक हिस्सा उकेरता। उसके लिए एक भी गलती मतलब मौत। हर छोटी से छोटी रेखा वो दर्जनों बार खींचता, क्योंकि उसे चाबी की हूबहू नकल बनानी थी। हर रात जब जेलर जा चुका होता, वो माचिस जलाकर ताले के छेद को गौर से देखता, एक सफेद कागज निकालता और उसे ताले पर दबाकर धीरे धीरे रगड़ता। बाहर का आकार तैयार हो जाता, लेकिन अंदर का क्या? तो उसने कागज को बेलन की तरह मोड़ा, ताले में डाला और लकड़ी की छड़ी से अंदर से हिलाया। अब ताले का पूरा नक्शा उसके पास था। अब बारी थी असली चाबी बनाने की। धातु मिलना नामुमकिन था, मगर लकड़ी जेल में भरपूर थी। उसने लकड़ी से चाबी बनाने की ठानी। साथियों ने हंसकर मजाक उड़ाया, लकड़ी की चाबी तो टूट जाएगी, मगर वो बोला अगर सही दिशा में तराशी जाए तो नहीं टूटेगी। उस दिन वर्कशॉप में उसने चाबी का एक मॉडल बना लिया। अब उसे सिर्फ छिपाकर सेल तक ले जाना था। उसने उसे पानी की बोतल में छिपाया, बोतल को गीले तौलिए से ढक दिया। जेलर आया, चेक किया, मगर कुछ नहीं मिला। वो जीत गया। अब वो रोज चाबी को तराशता, रेत पेपर से, प्यार से, धैर्य से, और फिर पहली चाबी तैयार। उसने ताले में डाली और क्लिक, दरवाजा खुल गया। वो आजादी की हवा को महसूस करता है, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पूरी जेल से भागने के लिए उसे दर्जनों चाबियां बनानी थी। हर दिन वो नई चाबी बनाता, वो नई ताली खोलने की कोशिश करता। एक दिन चाबी ताले में फंस गई और तभी मोटा जेलर आ गया। उसने झाड़ू उठाया और सफाई करने का नाटक करने लगा। जेलर थका हुआ था, ऊपर नहीं आया, वो फिर बच गया। अब तीनों दोस्तों ने एक साथ भागने की प्लानिंग शुरू की। चाबी को रस्सी में बांधकर ताले में डालने की कोशिश की, पर चाबी घूमी ही नहीं। तभी वर्कशॉप में एक बूढ़े कैदी की घूमती लकड़ी की डिस्क देखकर उसे आइडिया आया। उसने वैसा ही एक रोटर बनाया, उसमें चाबी फिक्स की और फिर उसे खिड़की से बाहर निकालकर ताले में डाला, मगर चाबी मेल नहीं खाई। उसने फिर से उसे तराशा कई बार। आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब असली डर शुरू हुआ। चाबी जमीन पर गिर गई। गार्ड पास आ रहा था। उसने जल्दी से च्युइंग गम निकाली, चबाई, लकड़ी की छड़ी पर चिपकाई और चाबी उठाने की कोशिश की। बार बार नाकामी, मगर आखिरकार उसने चाबी निकाली। अब वह डर से कांपता हुआ बिस्तर पर लौट आया। अगले दिन उसने साथियों को ये खुशखबरी दी। रात को फाइनल टेस्ट, बिस्तर पर पुतला। म्यूजिक बजते ही बाहर निकले। एक दरवाजा, दूसरी चाबी, दूसरा दरवाजा, तीसरी चाबी। नीचे की मंजिल पर आए, मगर चाबी फिट नहीं हुई। घबराहट में पसीने की बूंदें टपकी। तभी गार्ड। एक दिन जब पत्नी को जरा भी शक नहीं था, पति ने चोरी छुपे उसके जूतों के नीचे एक ट्रैकर चिपका दिया, क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। जैसे ही पत्नी घर से निकली, पति ने फौरन मोबाइल निकाला और लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी। वो देखना चाहता था कि उसकी बीवी आखिर जा किससे मिलने वाली है। एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे घास में जाकर छिप गया। बस यही दुआ कर रहा था कि पत्नी उसे देख न ले। किस्मत से पत्नी की नजर कमजोर थी, उसने कुछ नहीं देखा और आगे बढ़ गई। फिर जो पति ने देखा, उसे देख उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी जाकर सामने वाले लौंडेबाज पड़ोसी उर्फ बॉस की बाहों में जा गिरी। पत्नी के इस धोखे को देखकर उसका खून खौल गया। वो सीधे जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तभी एक फटेहाल भिखारी ने उसकी कलाई पकड़ ली। गुस्से में पति बोला, तू कौन है बे? भिखारी बोली, मैं हूँ यूफन, वो आदमी जिसकी बीवी तेरा बॉस है। और फिर खुलासा हुआ कि वो औरत भी अपने पति पर शक कर
रही थी, इसीलिए वो भिखारी का भेस लेकर पीछा कर रही थी। अब दोनों ठगे हुए लोग मिलकर प्लान बनाने लगे। युफन ने एक ताला निकाला और बोली, सिर्फ चिल्लाना काफी नहीं, असली मजा तो अब भी आएगा। इधर पति पत्नी की वो धोखेबाज जोड़ी बेंच पर रोमांस कर रही थी। बॉस ने बीवी से कहा, जानू मुंह सूख गया है, जरा आइसक्रीम ला दो। जैसे ही बीवी गई, पति आकर उसके पास बैठ गया। बॉस घबरा गया, भाई ये सीट रिजर्व है, उठ जा। तभी उसकी बीवी को आते देख उसने फटाफट उस आदमी को वापस बिठा लिया और खुद जाकर पास के कूड़ेदान में छिप गया, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। अब पत्नी 2 आइसक्रीम लेकर लौटी और देखा कि उसके पास कोई और महिला बैठी है। तभी उसे सामने अपने पति को खड़ा देखा। वो फौरन युफन से बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अपने पति से बचाओ। युफन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहती थी, और बोली, उधर कूड़ेदान में छिप जाओ। पत्नी जैसे तैसे घुसी, लेकिन जैसे ही अंदर गई, दंग रह गई। अंदर उसका बॉयफ्रेंड यानी उसका बॉस पहले से बैठा था। अब दोनों एक ही कूड़ेदान में और बाहर खड़े 2 ठगे हुए लोग। युफन और पति ने कूड़ेदान का ढक्कन बंद किया, फिर बाहर से मोटा सा ताला मार दिया और दोनों की फरियादों को अनसुना करते हुए वहां से शान से निकल पड़े। एक आदमी को कसकर बांध दिया गया था और वो भी सीधे मौत की मशीन पर। उसके सिर के ऊपर एक हजारों टन भारी कुल्हाड़ी लटक रही थी, जो धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी। जैसे जैसे पानी एक खास जगह पर भरता जा रहा था, वैसे वैसे वो कुल्हाड़ी भी नीचे सरकती जा रही थी। बस कुछ ही पल में वो आदमी बीच से 2 टुकड़ों में कटने वाला था। लेकिन तभी क्लाइमैक्स मोमेंट में जियांग भाई की नजर ऊपर गई, जहां कुछ इंसानों के कटे हुए सिर रखे थे। और तभी उसके दिमाग में आया एक पागलपन भरा आइडिया। उसने जोर लगाकर अपना एक जूता निकाला और पूरे दम से उसे उस मशीन की तरफ फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। अब कुल्हाड़ी उसकी कमर से सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर की दूरी पर थी। जियांग ने बिना घबराए दूसरा जूता उतारा, गहरी सांस ली और एक बार फिर ताकत से फेंका। इस बार जूता सटीक निशाने पर लगा। मशीन की लोहे की रॉड घूमकर सीधा कुल्हाड़ी से टकराई और कुल्हाड़ी जाकर उन इंसानी सिरों को पकड़े हुए लकड़ी के बोर्ड से टकरा गई। लकड़ी का बोर्ड झुका और वो सारे कटे हुए सिर सीधा पानी के टैंक में गिर पड़े। दरअसल जियांग का प्लान ये था, उन सिरों के बालों से पानी की निकासी को ब्लॉक कर देना, ताकि पानी की सप्लाई रुक जाए और कुल्हाड़ी की गति थम जाए। लेकिन क्या बाल वाकई समय पर उस पाइप को रोक पाएंगे? और क्या तब तक बारिश से भीगी 2 लड़कियां एक अनजान घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं? वो बस एक रात के लिए पनाह चाहती हैं। घर का मालिक जॉन पहले मना करने ही वाला था, लेकिन तभी सुनहरी बालों वाली लड़की को जोर की छींक आ गई। उसे देखकर जॉन का दिल पसीज गया। वो सोचता है, बस एक रात की ही तो बात है, फिर वो उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेता। लेकिन जॉन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस एक अच्छे काम की कीमत उसे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। लड़कियां अंदर आकर फर्श गंदा न हो, इसलिए खुद ही शू कवर पहनती है। ये देखकर जॉन की शंका दूर हो जाती है। वो उन्हें कंबल देता है, बाथरोब देता है, कॉफी बनाता है और उनके गीले कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता है। तभी ड्राइंग रूम से शोर आता है। वो देखता है कि लड़कियां म्यूजिक प्लेयर चला चुकी हैं और उसके डॉगी को गोद में उठाकर खेल रही हैं। सॉरी, हम बस गर्म होने की कोशिश कर रहे थे। जॉन हंस देता है। उसे लगता है लड़कियां मासूम हैं, लेकिन तभी दोनों अचानक उसे कस कर पकड़ लेती हैं। एक ने कंधा पकड़ लिया, दूसरी ने उसके गले में हाथ डाल दिया। वो घबरा कर दूसरी सोफा पर बैठ जाता है, मगर वो फिर उसके पास आ जाती है। एक कहती है कमर में दर्द है। वो बार बार खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर लड़कियां हर बार और करीब आ जाती। ऑन को समझ में आ चुका था, वो सिर्फ मेहमान नहीं, एक शिकारी के जाल में फंस चुका है। लड़कियां उसके सामने नाचने लगती हैं। जॉन किसी तरह खुद को काबू में रखता है। फिर वो ड्रायर से कपड़े निकालकर बाथरूम के पास जाता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं निकलता। वो आंखें बंद कर अंदर जाता है, पर वहीं उसका विनाश शुरू हो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है, वो बंधा हुआ है। घर तहस नहस हो चुका है। किचन की हालत भयानक है। वो गुस्से में उन्हें घर से निकालता है, पर वो धमकी देती है, हम नाबालिग हैं, अगर तूने पुलिस बुलाई तो तुझे 20 साल की जेल हो। ये आदमी पागल हो चुका था। उसने एक नीली जहरीली दवा उठाई और सीधे अपनी नस में इंजेक्ट कर दी। अगले ही पल उसकी त्वचा गलने लगी, मांसपेशियां और नसें साफ दिखने लगी और फिर धीरे धीरे सब कुछ गायब होने लगा। उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी, सफेद चमकती हुई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो रही थी और कुछ ही देर में वो पूरी तरह गायब हो चुका था। बायो क्वांटम फेज शिफ्ट 1826 पर एक्टिवेट हुआ। असल में ये एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, जिसका मकसद था इंसानों को अदृश्य बनाना। और अब अवे बन चुका था दुनिया का पहला अदृश्य इंसान। हालांकि वो दिखाई नहीं देता था, मगर उसका शरीर अब भी ठोस था। उसे सिर्फ थर्मल कैमरा ही पकड़ सकता था। इतनी ताकत मिलने के बाद अवे के दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। रात को जब सुनहरे बालों वाली लड़की सो रही थी, अवे धीरे धीरे उसके पास गया, उसके बालों को छूने लगा और फिर उसके कपड़ों की बटन खोलने लगा। लेकिन तभी लड़की की नींद खुल गई। अवे डर के मारे भागकर वापस लैब में चला गया। अगले दिन लड़की ने पूछताछ की, क्या तुम रात को बाहर गए थे? मगर अवे ने सब कुछ नकार दिया। अब उसकी नजर थी शाओमेई पर, लेकिन शाओमेई ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका दिल पहले ही किसी और के लिए धड़क चुका था। 3 दिन बाद जब एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, उसे वापस सामान्य करने की कोशिश की गई। एक खास दवा उसके शरीर में डाली गई, जिससे उसकी नसें, अंग और त्वचा वापस दिखने लगी। मगर ये दवा अधूरी थी। अवे दर्द से तड़पने लगा, उसकी त्वचा फिर से गलने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर्स ने उसे बेड पर डाला, मगर वो दोबारा एक कंकाल बन गया और फिर पूरी तरह अदृश्य हो गया। अब उसे ढूंढना मुश्किल हो गया, तो वैज्ञानिकों ने उसके लिए एक सिलिकॉन का नकली सिर बनाया, जिससे कम से कम उसका चेहरा पहचान में आए। लेकिन 10 दिन बीत गए, फिर भी इलाज नहीं मिला। अवे अब गुस्से में रहने लगा था और उसे लैब की जिंदगी बहुत बोरिंग लग रही थी। एक दिन वो अपनी कार लेकर
बाहर निकल गया। सिग्नल पर कुछ बच्चे उसके अजीब मास्क को घूर रहे थे। घर लौटते वक्त उसने देखा कि सामने एक हॉट लड़की नहाने के लिए कपड़े उतार रही है। लंबे समय से अकेले रहने वाला अवे अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने हाथों के दस्ताने उतारे, आईने में अपनी पारदर्शी आंखों को देखा और उसके दिमाग में आ गया एक खतरनाक शैतानी ख्याल। आदमी ने जैसे ही ऊपर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे पता चल गया था न सिर्फ वो बल्कि उसका साथी भी दुश्मन के स्नाइपर के निशाने पर है और अगर अब भी कुछ नहीं किया तो अगली गोली सीधा मौत लेकर आएगी। उसने बिना वक्त गंवाए बंदूक उठाई, निशाना साधा पहाड़ी पर बैठे उस खूंखार स्नाइपर की ओर, मगर दुश्मन ने एक भी मौका नहीं दिया। गोली दर गोली चलती रही, लेकिन ये आदमी शांत था क्योंकि वो गिन रहा था दुश्मन की हर एक गोली। उसे यकीन था अगली गोली के बाद दुश्मन को मैगजीन बदलनी पड़ेगी और तभी आखिरी गोली भी चल गई। मगर तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने उसके होश उड़ा दिए। स्नाइपर ने मैगजीन नहीं बदली, उसने रॉकेट लॉन्चर उठा लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसी पर आदमी ने फायर किया सीधा दुश्मन के कंधे पर, मगर वो भी घायल हो चुका था। गिरती हुई स्नाइपर गन, जैसे ही उसने हथियार उठाना चाहा दुश्मन ने फिर से गोली चलाई। अब एक पल की भी हरकत मौत को न्योता थी। तभी वो दुश्मन स्नाइपर दोबारा खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो फायर करता एक औरत ने झुककर हथियार उठाया और एक झटके में स्नाइपर के सिर को उड़ा दिया। मगर वो रुकी नहीं, उसकी निगाहें अब गाड़ी पर थी जो माइनफील्ड से बाहर निकलने ही वाली थी और अगले ही सेकंड बटन दबा दिया गया। बूम, गाड़ी हवा में उड़ गई और दुश्मन का दूसरा स्नाइपर सिर्फ देखता रह गया।